ठीक है भाई, अब इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। देखिए सवाल ये कह रहा है कि एक 3 अंकी संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है। अच्छा जी। और अगर इस संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है और 3 अंकों का योग 12 है तो संख्या का 25% ज्ञात करिए। अब देखिए बहुत सरल सवाल है, समझना बहुत ध्यान से है, टेंशन कोई नहीं है। क्या देखो, उस संख्या का 25% ज्ञात करना है, मतलब 1/4 ज्ञात करना है, और उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब मैं अगर बोल दूं कि पहला अंक, पहली संख्या 87, अगर ये किसी संख्या का 1/4 है, मतलब जो पूरी संख्या होगी उसके 4 के मल्टीपल में होगी, 4 7 28 के 8, हासिल लगेगा 2, 4 8 32 और 2 34, 348 वो संख्या होगी। हमें ये देखना है 3 अंकी संख्या का प्रत्येक गुणज 3 का गुणज है। तो क्या ये 3 के गुणज है? क्या आप बोलोगे नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता। 120 का अगर 4 गुना करेंगे 480 है। 480 में भी हमें संख्याएं जो अंक है वो 3 के गुणज नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। 84 का 3 गुना कर लेते हैं तो 3 चौको 12 के 2, 3 अट्ठे 24 और 1 25 हो जाएगा। 252 है। 252 में भी प्रत्येक अंक 3 का गुणज नहीं है। 998 है, अगर इसका हम 4 गुना करते हैं, क्योंकि 25% के बाद 4 गुना अगर देखेंगे तो 4 अट्ठे 32 के 2, हासिल 3 होगा, 4 9 36 और 3 39 हो जाएगा। तो हमारे पास 300 ये आ रहा है। एक 3 अंक की संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है अगर इस संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या और तीनों अंकों का योग 12 है। तो सबसे पहले देखो क्या तीनों अंकों का योग 12 आ रहा है? आप बोले नहीं आ रहा है। यहां पर तीनों अंकों का योग 12 आ रहा है, आप बोले नहीं आ रहा है। यहां पर तीनों अंकों का योग 12 आ रहा है, आप बोलोगे आ रहा है। यहां आप बोलोगे तीनों अंकों का योग 12 है, नहीं है। तो इनसे हमको ये पता चल रहा है कि इसमें ये अंक 3 का गुणज है, ये सम संख्या है। इसमें हमको ये पता चल रहा है ये 3 का गुणज है, ये 3 का गुणज है, ये सम संख्या है। लेकिन ये कह रहा था 3 अंक की संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज होना चाहिए। और अगर प्रत्येक अंक 3 का गुणज होना चाहिए तो भाई अगर इसी चीज को हम देख के चलते हैं तो हमारे पास संख्या क्या थी? एक 84 थी ना। 84 का कितने 3 का गुणा नहीं किया है, 84 में 4 का गुणा करना था। 4 चौको 16 के 6, हासिल लगेगा 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, यानी हमारे पास संख्या कौन सी होगी? 336 हो जाएगी। इसका प्रत्येक अंक 3 का गुणज है। आखिरी अंक जो है एक सम संख्या है, और तीनों अंकों का जो गुणज है वो हमारे पास क्या है बच्चों? तीनों अंकों का जो गुणज है वो जो योग है वो हमारे पास 12 है। तो इसका मतलब उस ये जो संख्या होगी वो 336 होगी, और अगर इसका आप 25% निकालेंगे तो क्या होगा? 84 होगा। यानी करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 84 होना चाहिए। बात समझे? ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से बनाइए। अगर आप इसे बेसिक से बनाओगे ना तो ये बहुत टाइम ले लेगा, और टाइम लेने में भी कोई जरूरी नहीं कि रिजल्ट आपके पास आ ही जाए, अगर आप सही करते हो तो। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा? बच्चों 3 क्रमागत संख्याएं और उनका योग 12 है। बात को समझना, 3 क्रमागत संख्याओं में मान लीजिए पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या को हमने x+1 कर लिया, और तीसरी संख्या को हमने x+2 कर लिया। इन तीनों का योग 12 है, तो मतलब 3x+3 का मान 12 है, तो x का मान 9 होगा, मतलब ये संख्या 9 होगी, ये संख्या 10 होगी। ठीक है, 3 होगी, ये सॉरी ये संख्या 3 हो जाएगी, ये संख्या 4 हो जाएगी, और ये संख्या 5 होगी। तो 3 + 4 7 और 7 + 5 12 होगा। कह रहा था दूसरी और तीसरी संख्या जो है ना, ये दोनों संख्याएं जो है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल चाहिए। तो इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल, तो 5 चौको 20 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 चौको 20, ये पूछा गया था। तो मेरे ख्याल से तो 20 आएगा, लेकिन फिर भी अभी अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप ऐसे करिए। देखिए भाई तीनों संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं का जो योगफल है वो 12 के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3x+3 का मान जो है बच्चों वो 12 है। तो यहां से 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 - 3 मतलब 9 हो जाएगी। तो x का मान क्या होगा? 9 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 होगा। x का मान 3 हुआ। x का मान 3 यानी सबसे छोटी संख्या 3 आ गई, उसके बाद की संख्या 4 होगी, उसके बाद की संख्या 5 होगी, क्योंकि क्रमागत संख्याएं थी।
अब दूसरी और तीसरी का ही गुणनफल आपसे पूछ रहा था, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड द थर्ड नंबर। इन दोनों का अगर गुणनफल पूछ रहा था तो बच्चे अपने पास 5 चौको 20 के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है, गड़बड़ है। और अगर ये सारे के सारे ऑप्शन है गड़बड़ है तो इसका सही आंसर क्या होगा, 5 चौको 20 होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 चौको 20। ठीक है, इस प्रश्न का जो ऑप्शन थे वो पेपर में गलत दिए थे, आपको सही करना है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आप अपने ऊपर रखिए कि हो सकता है कुछ प्रश्न ऐसे मिले जो कि पेपर में ऑप्शन में गलत दिए हो। ठीक है, यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 54 होती है, मूल संख्या क्या है। अब इसको जरा थोड़ा सा समझना। अगर आप इस क्वेश्चन को बेस वाले हिस्से से करते हैं, बेसिक हिस्से से करते हैं, तो देखिएगा कैसे होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक हिस्से से बनाते हैं तो आप एक संख्या मान लीजिए ए, इस संख्या का अगर आप 3/6 हिस्सा करेंगे तो 3/6 का मतलब 1/2 होगा। भाई 3/6 का मतलब क्या होगा, 3/6 का मतलब तो 1/2 ही होगा ना। तो मतलब उसी संख्या में उसका अगर 1/2 जोड़ते हैं आप तो क्या मिलता है, परिणामी संख्या आपको 54 मिलती है। क्या बन जाएगा, 2a + 3a अपॉन 2 हो जाएगा। अपॉन में 2 होने के बाद ये बराबर 54 होगा। 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा और a का मान बच्चे हमारे पास कितना हो जाएगा, 36। मतलब वो संख्या क्या होगी बच्चों, तो आप बोलोगे सर अगर हमसे पूछा गया कि वो संख्या क्या होगी तो हम बोलेंगे 36 होगी। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को बिना लिखे कैसे कर सकते हैं, देखो संख्या का 3/6 हिस्सा उसमें जोड़ा गया, 3/6। इसका मतलब है कि जो मूल संख्या है हमारी वो 6 के रेशियो में है और उसमें जो जोड़ा जा रहा है वो कितना जोड़ा जा रहा है, तो आप बोलोगे सर जो उसमें जोड़ा जा रहा है वो 3 जोड़ा जा रहा है। तो 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 का मान हमारे पास 54 है, कितने गुना है 6, तो 6 का मान क्या होगा, खुद का 6 गुना होकर 36 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ। और ये हिस्सा जो है ये आप मुंह जवानी भी कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो एक संख्या दी है, जब 6 6 6 6 6 और ऐसे आगे जा रहा है को 64 अंकों तक, कितने अंकों तक, 64 अंकों तक। मतलब ये 6 6 6 जो लिखा है वो कितनी बार लिखा गया है, अगर बोला जाए तो उसको लिखा गया है 64 बार। और इसको जब हम 17 से विभाजित करते हैं तो हमसे कह रहा है कि शेषफल क्या होगा, 17 से डिवाइड करने के बाद शेषफल क्या होगा। चलिए कोशिश करिए भाई, एक बार सब लोग कोशिश करो भैया, सभी लोग देखिए क्या आंसर मिलता है आपका, बताइए। देखो 6 6 6 लिखना है 64 बार को, ऐसे ये बात को समझने की कोशिश करना। 6 6 6 6 6 6 6 और ये टोटल कितनी बार लिखे जाएंगे, 64 बार लिखे जाएंगे। और कह रहा है कि अगर इस हिस्से को हम किससे डिवाइड करते हैं, इस हिस्से को बच्चों अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं, 17 से, 17 से, तो कह रहा है बताइए कि शेषफल क्या होगा। बच्चों मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझने। अगर आप 6 6 6 ये आप याद कर लेना, 6 6 6 6 6 अगर आप 16 बार लिखते हैं, कितनी बार लिखते हैं, 16 बार, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसीलिए इसमें आगे हैशटैग बना ले रहा हूं और ये लिख दे रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 16 बार लिखते हैं और इसे 17 से डिवाइड करते हैं, मतलब 6 6 6 6 को 16 बार लिखकर 17 से डिवाइड करेंगे तो इस स्थिति में ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और अपना शेषफल हमेशा 0 मिलता है। कितना मिलता है, शेषफल 0 मिलता है। और बच्चे ये अगर 64 बार लिखा है तो इसका मतलब 6 6 6 यहाँ कितनी बार होगा, 6 6 6 पहले 16 बार हो गया। ठीक, अब 16 गुणे अगर हम 4 कर देंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। मतलब कहने का ये हो गया कि 6 16 बार लिखा गया और फिर उसमें 4 का गुणा कर दिया गया तो ये 64 बार हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ। और अगर इसको भी आप 17 से डिवाइड करेंगे तो भाई जब इसको आपने 17 से डिवाइड किया तो शेषफल अगर 0 आ रहा है तो इसको 4 बार लिख के भी 17 से डिवाइड करोगे तो भी तो शेषफल 0 ही रहेगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा, 0 बनेगा। यानी यहाँ पर शेषफल क्या होगा, 0 होगा। इसमें खास बिंदु सिर्फ इतना सा है कि ये बात देखो अमूमन क्या होगा ये बच्चों को नहीं पता होती है, इसीलिए तो मैंने यहाँ लिखी है। इसको आप
एक आध क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिसमें कुछ ऐसा डेटा होता है जिसको समझना और याद करना जरूरी होता है, बहुत मतलब सारे में नहीं होता है, लेकिन कुछ एक आध क्वेश्चन आपको इस प्रकार के मिल ही जाएंगे। ठीक है, बोलिए, समझ में आ गई बात? आ गई? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए पढ़िए। कह रहा है जब एक संख्या x को, किसको, संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो x से 3 कम है, इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है जो x के मान का 4 गुना है, तो परिणाम 48 प्राप्त होता है। x का मान क्या होगा? चलिए बताइए, क्या कह रहा है, x का मान क्या होगा? जब एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो x से 3 कम है, बहुत ध्यान से सुनना, x को डिवाइड करना है एक ऐसी संख्या से, इस x को डिवाइड करना है एक ऐसी संख्या से जो इसी से 3 कम हो, तो ये लो जो 3 कम हो गई। इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है, मतलब यहां का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को एक ऐसी संख्या से गुणा किया जाता है जो x के मान का 4 गुना है। मतलब इसका गुणा किया जाता है x के मान के 4 गुने वाली संख्या में, यानी कि 4x में, और तब जाके जो परिणाम मिलता है वो 48 मिलता है, यानी 48 के बराबर आ जाता है। बस खत्म हो गया सवाल, इतना सवाल था। 4 से इसको काट दीजिएगा तो ये 12 बार कट जाएगा। अब यहां पर हमारे पास क्या है, x बटे में x माइनस 3 और गुणे में है x, और ये बराबर है 12 के। इधर गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, 12 का गुणा इसमें कर लेंगे तो बच्चे 12x माइनस का 36 आ जाएगा, और इसको अगर इस तरफ ले लेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 36 बन जाएगा। एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। अब अगर इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो गुणा करके 36 आना चाहिए और जोड़ने के बाद आपके पास 12 होना चाहिए। x का गुणांक माइनस में है, ये साइन बदलेगा, ये सेम रहेगा। सोचिए ऐसी कौन सी संख्या होगी जो गुणा करने पर 36 दे और जोड़कर 12 मिल जाए, तो आप बोलोगे 6 और 6 ही होगी। क्या होगी? 6 और 6। लेकिन ये याद रखना है कि यहाँ पर -12 होना चाहिए, +12 नहीं। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, -12 होना चाहिए। तो यानी आपके पास -6 और -6 आएगा, तो जब बराबर के बाद लेकर जाओगे तो इसके दोनों मूल हो जाएंगे, यानी जो रूट्स होंगे इस द्विघात समीकरण के मूल, वो क्या होंगे, +6 और +6। तो हमसे पूछ ही यही रहा था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान 6 होगा। या आप इसको ऐसे देख सकते हो, ये लिखा है x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये जो हिस्सा लिखा है ये x माइनस 6 का होल स्क्वायर लिखा है, इसको ऐसे भी देख सकते थे, बराबर में 0 लगा दो तो भी x का मान क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा। यानी बच्चे अपने पास संख्या जो x का मान होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 6 होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बढ़िया, चलिए 0 से 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कोशिश करिए, 0 से 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करना है, 5 अंक की संख्या बनानी है, किसी भी अंक को दोहराना नहीं है, इस प्रकार कितनी संख्याएं बन जाएंगी ये बताना है। चलिए कोशिश करिए भाई, सभी लोग बताइए, बताओ बताओ बताओ। ठीक है, बताइए। देखो, अब अगर हम बात करें कि 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक हमारे पास टोटल 10 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 10। लेकिन आपको याद रखना है 0, 1, 2, बात तो समझना पहले ध्यान से, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल 10 संख्याएं हैं, 10 अंक हैं, और इनसे हमें बनानी है 5 अंकों की संख्या। कितने अंकों की संख्या बनानी है बच्चे? 5 अंकों की संख्या बनानी है। जरा गौर से समझने की कोशिश करना, 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की संख्या बनेगी। आपको हमेशा ये याद रखना है कोई भी अंक तो रिपीट नहीं करना है, लेकिन अगर कभी भी इस ब्रैकेट में आपने 0 डाल दिया पहले यहां पर, तो ये संख्या 4 अंकों की ही रह जाएगी, 5 अंकों की नहीं बनेगी। यानी यहां पर हमारे पास 0 नहीं आ सकता है, यहां पर 0 नहीं आ सकता है।
अब 0 अगर नहीं आएगा तो 3 3 6 3 9 1 10 अंकों में यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? तो अगर 0 नहीं आएगा तो यहां पे बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ। इसका मतलब बच्चे ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बॉक्स है ये हमारा 9 संख्याओं से भरा जा सकता है। बोलो हाँ या ना? 9 संख्याओं से भर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ। 9 में से कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी हो सकती है। अब उसके बाद मान लीजिए कि इन 9 संख्याओं में कोई एक संख्या आपने यहां लिख दी, सपोज करना, तो बची कितनी संख्याएं हैं जो यहां पर लिखी जा सकती है? यहां पे तो 0 लिखा ही जा सकता है ना, यानी इसको भी आप 9 तरीकों से भर सकते हो। इसको आप 8 तरीकों से भर सकते हो, इसको आप 7 तरीकों से भर सकते हो, और इसको आप 6 अंकों से भर सकते हो। यही होगा। अब अगर इनका हम गुणा कर लेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि 5 अंकों की कितनी संख्या बनेगी जब कोई भी अंक दोहराया नहीं जाता है। समझना, तो 9 9 में 81, 8 7 में 56 और गुणे में 6। यानी बच्चे हम ये समझ पाएंगे कि अगर हम गुणा कर लेंगे सभी का तो इकाई की तरफ हमारे पास 6 ही आएगा, क्योंकि इन समय इकाई का जो अंक है वो क्या मिल रहा है? इकाई का अंक जो है वो 6 मिल रहा है। बोलो ये बात तो समझ में आई होगी ना सभी को? बोलो पहले इतनी बात बोलो भाई सब लोग। बोलना क्या है, मतलब आपको खुद से ही समझने की कोशिश करनी है। बोलो। तो जब हम ये कहा करें बोलो, तो आप इसको ही समझा करो कि सर हमसे ये कह रहे हैं कि आपको बताना है, ठीक है? बोलने का, हाँ, बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपको बोलना है, आप अपने मन में बात को समझो, ठीक है? इकाई में 6 आएगा और दिए हुए ऑप्शन में इकाई में 6 सिर्फ एक ही संख्या में है, और वो संख्या कौन सी है? 27,216। इसका मतलब ये हो गया कि इस संख्या को मतलब 5 अंकों की 27,216 संख्याएं बनाई जा सकती हैं इतने अंकों का इस्तेमाल करके, और इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं हुआ होगा। 27,216 संख्याएं। आपको ये बात समझ में आई होगी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से, ठीक है? एक तरीका इसका और है। क्या तरीका और है? सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये है बच्चे, देखो सेकंड मेथड ये है कि टोटल 10 अंक है, 10 अंक में अगर हम पहले स्थान पर 0 नहीं डाल सकते तो बचे कितने अंक है? 9। उस 9 अंकों में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करके, क्रमचय और संचय का, उस 9 अंकों में अगर हमारे पास इसमें हम 0 नहीं डाल सकते तो 4 अंक यहां पर हो जाएंगे। बोलोगे हाँ? अब इनमें से हमारे पास 9 ही संख्याएं थी तो 9 का गुणा हो जाएगा। किसका गुणा हो जाएगा? 9 का। 9PR अगर आपके पास ऐसे लिखा है कहीं, या लिखा हुआ है NPR, NPR, तो इसका मतलब ऊपर होता है n फैक्टोरियल, नीचे होता है n माइनस r फैक्टोरियल। ऊपर हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, नीचे होगा 9 माइनस 4 यानी कि 5 फैक्टोरियल। गुणे में हमारे पास 9 होगा क्योंकि 9 संख्याएं लेकर चलना है, पहले वाले 0 को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, तभी तो होगा ना 5 अंकों की संख्या। बोलोगे हाँ सर? 9 फैक्टोरियल को हम क्या लिख रहे हैं? 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 और गुणे 5। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, ये 9 यहां पर और आ जाएगा। तो अगर आप अपनी पारखी नजर से देखोगे तो ये बात यही तो लिखी है कि 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, तो यहाँ पे भी यही लिखा है 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6। ठीक है, आप इस तरीके से भी बना सकते थे, नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1728 की पावर 26 है, माइनस में 2 की पावर 156 है। इसको 16 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल अपने पास क्या बनेगा? ठीक है, देखो जरा, इसको हमें 16 से डिवाइड करना। बच्चों समझो जरा, 1728 का मतलब क्या होता है? 1728 का मतलब होता है 12 का क्यूब, और ऊपर पावर पहले से अगर 26 दी है तो 26 लिख लो, और इसको हम क्या लिख लेते हैं? इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 का वर्ग यानी 4, और अगर 4 लिख दिया यहां पर तो हमारे पास ऊपर जो संख्या है 156 वो आधी हो जाएगी, आधी होने के बाद 78 हो जाएगी। यहां पर हमारे पास आ जाएगा बच्चों 12 की पावर 26 गुणे 3 78, 12 की पावर 26 गुणे 3 का मतलब 78 हो जाएगा, और यहां पर हमारे पास 4 की पावर 78 हो जाएगी। अब विभाजकता के कुछ नियम होते हैं जो आप लोगों को लिखना और समझना दोनों जरूरी है बच्चे। अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n लिखा हो और वहां पर n जो है एक सम संख्या हो,
तो a की पावर n माइनस बी की पावर n जो होता है वो a माइनस बी से भी डिवाइड होता है और a प्लस बी से भी डिवाइड होता है, ये दोनों से डिवाइड होता है। a माइनस बी से भी होगा, a प्लस बी से भी होगा, दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, दोनों से क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर हमारे पास ये लिखा होता a की पावर n माइनस में b की पावर n, लेकिन यहां पर n जो है एक विषम संख्या होती, तो ये सिर्फ क्या होता, अगर ये विषम संख्या होती तो ये सिर्फ a माइनस बी से ही डिवाइड होगा। तो सिर्फ किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से ही क्या होगा, डिवाइड होगा, अन्य किसी से डिवाइड नहीं होगा। अगर बच्चों यहां पर लिखा होता a की पावर n प्लस b की पावर n और यहां पर n एक विषम संख्या होती, तो ये सिर्फ a प्लस बी से डिवाइड होता। सिर्फ किससे डिवाइड होता, a प्लस बी से डिवाइड होता। ये बातें आपको समझनी है। तो बच्चे यहां पर हमने क्या देख पा रहे हैं, ये जो हमारे पास वैल्यू मिल रही है इसमें हम ये देख पा रहे हैं बहुत आसान ढंग से कि a की पावर n माइनस बी की पावर n है और जो n है वो एक विषम संख्या है। तो अगर n एक यहाँ पर विषम संख्या दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये 12 प्लस 4 से भी डिवाइड होगा और सर ये 12 माइनस 4 से भी डिवाइड होगा, यानी ये 16 से भी डिवाइड होगा और ये 8 से भी डिवाइड होगा। और अगर ये संख्या 16 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो हमसे ये कह रहा था 16 से ही डिवाइड होनी चाहिए, तो अगर ये 16 से डिवाइड हो गई तो शेषफल क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा, यानी पूरी पूरी संख्या 16 से विभाजित हो गई और हो गई तो शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा, बोलो हाँ या ना। क्लियर हुई बात, बोलिए क्लियर हो गई बात। नोट करिए अगला सवाल, ये दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है 106 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा। किससे डिवाइड करने पर बच्चों, 106 से डिवाइड करने पर। पहले अभी हालांकि हमने एक तरीका बताया है, लेकिन पहले आप एक बार कोशिश कर लीजिए इस प्रश्न को करने की। अभी तो मैंने आपको तरीका बता दिया, लेकिन पहले अगर आप भी कोशिश करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं भाई। चलिए बताइए। देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई, थोड़ी देर पहले मतलब इस वाले क्वेश्चन में, कि अगर a की पावर n प्लस बी की पावर n दिया है और n अगर एक विषम संख्या है तो ये a प्लस बी से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होगा, a प्लस बी से। तो बच्चे आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो a की पावर n प्लस बी की पावर n जो है ये हमारे पास विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है ना n, तो इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगा, a प्लस बी से। a प्लस बी का मतलब हो जाएगा कि 26 प्लस 25 41 हो जाएगा, प्लस है अभी बीच में, आगे और बढ़ते हैं। इसको अगर देखेंगे तो a की पावर n प्लस बी की पावर n, यानी इतना हिस्सा जो और है ना, ये भी हमारा a प्लस बी से डिवाइड होगा, यानी 28 प्लस 27 से डिवाइड होगा। तो 54 और 1 55 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर इन दोनों को मैं जोड़, ये 51 होगा, 51 होगा, 41 नहीं 51 होगा। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो मैं ये कहूंगा कि पूरा का पूरा जो व्यंजक है बच्चों वो 106 से डिवाइड होगा, क्योंकि इन दोनों का जो योग है वो 106 है। यानी 106 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। और सवाल में यही कहा था कि अगर ये 106 से डिवाइड हो जाता है तो शेषफल क्या होगा। भाई 106 से डिवाइड होने के बाद शेषफल हमारा क्या ही रहेगा, 0 ही तो रहेगा। क्या रहेगा, 0। क्लियर है क्या। चलो ये सवाल हो चुका है ना अभी, 27,216 आंसर आया था, हाँ हो चुका है। चलिए अगले पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 4 क्रमागत विषम संख्याओं के योग संख्याओं की तुलना में 36 अधिक है। सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग क्या है अगर सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 ज्यादा। पहली बात तो 5 क्रमागत सम संख्याएं होंगी, फिर 4 क्रमागत विषम संख्याएं होंगी। बात को बहुत ध्यान से समझना। 5 क्रमागत सम संख्याओं में a ले लिया, फिर उसके बाद a प्लस 2 ले लिया, फिर उसके बाद a प्लस 3 ले लिया, a प्लस 4 ले लिया, फिर उसके बाद a प्लस 6 ले लिया, फिर उसके बाद a प्लस 8 ले लिया, ये ले लिया। इन 5 क्रमागत सम संख्याओं का, ये हैं क्रमागत सम संख्याएं, ठीक। ये जो सम संख्याएं इनका योग 4 क्रमागत विषम संख्या। विषम संख्या अगर लेते हैं तो मान लीजिए पहली संख्या को a प्लस 1 ले लेते हैं,
अगली संख्या को a+3 ले लेते हैं, अगली संख्या a+5 हो जाएगी, नेक्स्ट संख्या a+7 हो जाएगी। ये हो गई हमारे पास 4 क्रमागत विषम संख्याएं। ठीक है, इनका जो योग है इनके योग से 36 ज्यादा है। तो इनका योग है कितना? इनका योग है बच्चों, ध्यान से सुनना, इनका 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो है 5a प्लस में 8 6 14 4 18 2 20 है। और 5 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वो है 4a प्लस में 7 5 12 3 15 और 1 16। और ये योग इस योग से 36 ज्यादा है, तो 5a में से 4a घटाएंगे तो हमारे पास सिर्फ a बचेगा, प्लस 20 में से 16 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और ये 36 के बराबर है। इसका मतलब a का मान हमारे पास 36 माइनस 4 तो 32 आ गया। अब अगर ये 32 हो गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 32 हो गया तो ये 34 है, ये 36 है, ये 38 है और ये 40 है। अगर ये 32 है तो पहली संख्या यहाँ पर 33 होगी, 33 2 ये वाली संख्या 32 और 1 33 होगी ना। फिर ये अगली संख्या जो 35 होगी, फिर ये अगली संख्या 37 होगी, और फिर ये अगली संख्या 39 होगी। अब कह रहा है सबसे बड़ी सम संख्या 40 है और सबसे छोटी विषम संख्या का योग पूछ रहा था। अगर सबसे छोटी सम संख्या 32 और सबसे छोटी विषम संख्या का जो अंतर है, सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 ज्यादा है। सबसे छोटी सम संख्या 32 है, सबसे छोटी विषम संख्या 33 है, इन दोनों का अंतर 3 नहीं है, ये अंतर 3 होना चाहिए, यही तो सवाल कह रहा था। और उसके हिसाब से हम सवाल को आगे लेकर चलेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सवाल पहले पढ़ा और सवाल पहले पढ़कर इस तरीके से इसको बनाने की कोशिश करी तो आप आखिरी में फंस जाएंगे। मतलब की पॉइंट क्या है इस सवाल का? की पॉइंट ये है कि जो आखिरी लाइन लिखी है कि सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 ज्यादा है, इसको ध्यान देना है, ये ध्यान देकर ही काम करना है। ठीक है, और अगर इसको ध्यान देकर काम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। चलिए फिर से समझने की कोशिश करते हैं सवाल को, देखिए जरा समझिएगा बहुत ध्यान से, बड़ा मजेदार क्वेश्चन हो गया है। यहां पर सम संख्या, यहां पर विषम संख्या, आखिरी वाली लाइन को एक बार और पढ़ लीजिए ताकि अब की बार गलती ना होने पाए। सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 ज्यादा है। मान लीजिए सबसे छोटी विषम संख्या a है, तो सबसे छोटी सम संख्या a+3 होगी, अगली सम संख्या a+5 है, फिर a+7 होगी, फिर a+9 होगी, और फिर a+11 होगी। अगली विषम संख्या a+2 होगी, a+4 होगी, a+6 होगी। इनका टोटल योग कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर इनका टोटल योग होगा 5a + 11 9 20 27 5 32 3 35 होगा। इनका योग कितना होगा? 4a 6 4 10 2 12। अब ये जो योग है इस योग से 36 ज्यादा है, तो अगर हम इससे इसको घटाएंगे तो 36 आना चाहिए, तो 5a में से 4a माइनस हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा। 35 में से 12 को माइनस कर लीजिएगा तो 23 बचेगा। ये योगफल हमारे पास, इनका जो अंतर था वो 36 के बराबर था। 36 में से 23 माइनस कर लीजिएगा तो a का मान हमारे पास 13 आएगा। a का मान 13 हो गया तो ये संख्या हो गई 13, और ये संख्या हो गई 13 + 3 16। a का मान हमारे पास 13 था, 16 के बाद ये 18 हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी, ये हमारे पास 22 होगी, ये हमारे पास 24 होगी। ये 13 है, ये 15 होगी, ये 17 होगी, ये 19 होगी। अब सब सही चल रहा है मामला? आप बोलोगे अब सब सही है सर। पूछा था सबसे बड़ी सम संख्या जो कि 24 है और सबसे छोटी विषम संख्या जो कि 13 है, तो 24 + 13 इनका योग पूछा था, तो सबसे बड़ी सम संख्या 24 हो गई और सबसे छोटी विषम संख्या 13 हो गई। इनका योगफल पूछा था तो इनका योगफल कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा, और आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आप इस बात को समझिए कि इस सवाल का की पॉइंट कहां पर था, सवाल को जो करने का सोर्स था वो कहां पर था? वो आखिरी लाइन में था। मैं आपको एक चीज और बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के जो क्वेश्चन होते हैं वो लैंग्वेज वाइज सबसे सही होते हैं। किसी भी वनडे एग्जाम में अगर किसी भी एग्जाम की लैंग्वेज जो है घुमा फिरा कर सबसे ज्यादा पूछी जाती है तो यूपी पुलिस में ही पूछी जाती है।
लैंग्वेज का घुमाव इसमें बहुत अच्छा होता है। अगला सवाल, जब इस संख्या को जो कि 260 तक जा रही है, वाह, इसको अगर 9 से डिवाइड किया जाता है तब शेषफल क्या होगा? बच्चे 9 से विभाजकता तो पहले आपको समझनी होगी, 9 से डिविजिबिलिटी समझनी क्या होगी, रिवीजन करना होगा, आता तो आपको है ही, मैं ये बात मान के चल रहा हूँ, ठीक है। 9 से विभाजकता ये कहती है कि अगर अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, क्या कहती है 9 से विभाजकता, कि भाई साहब अगर अंकों का योग मतलब सम ऑफ डिजिट, अगर अंकों का योग जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी, अन्यथा 9 से डिवाइड नहीं होगी, या जो बच रहा है वो शेषफल होगा। कहने का मतलब जैसे ये 10 लिखा है मान लीजिए, तो 10 को आप क्या लिख सकते हो, 9 + 1। अब अगर इसको आप 9 से डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक बचेगा ना, वही इसका शेषफल होगा। बात को समझिएगा, वही क्या हो जाता है, इसका शेषफल हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब हमारे पास संख्याओं को देखो तो किस तरीके से लिखी है। संख्या लिखी है 201 के बाद में 202 लिखी है, फिर 203 लिखी है, फिर सो ऑन डैश डैश डैश, ये 260 तक जानी है। कहां तक जानी है, 260 तक। तो मैं एक काम करता हूं, क्या काम करता हूं, मैं सबसे पहले सब जितने इकाई वाले, इधर सैकड़े वाले अंक हैं, या सैकड़े वाले अंक से पहले अगर मैं इकाई वाले अंकों की बात करता हूं, यूनिट डिजिट की बात करता हूं, यूनिट डिजिट की, तो इसको अगर आप समझेंगे तो इनका योग निकाल लीजिए। जितने भी यूनिट डिजिट हैं इकाई के अंक हैं। इकाई के अंक क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कहां तक जाएगा, 60 तक जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा, बोलो हाँ या ना, जाएगा या नहीं जाएगा? आप बोलोगे जितने भी इकाई के अंक हैं वो 60 तक जाएंगे, हाँ या ना। यूनिट डिजिट इकाई के वाले बात कर रहा हूं, 1 से लेकर 60 तक, तो 1 से लेकर 60 तक, 1 से लेकर 60 तक जितने भी अंक हैं उन सभी अंकों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये 60 तक की हमारे पास क्या दिए हुए हैं, 60 तक के लगातार संख्याएं दी हैं, अगर इनका योग निकालना है तो प्रथम पद प्लस लास्ट पद और बटे में जितनी इनकी संख्या है अपॉन 2 कर देंगे। तो 1 से 60 तक पदों की संख्या क्या होगी, 60 ही होगी, यानी कि n/2। फॉर्मूला लिख लीजिए, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n मतलब 60, 60/2, पहला पद 1 है, आखिरी पद 60 है, दोनों मिलकर 61 हो जाएंगे। 2 से काटिएगा 3 बार हो जाएगा, 30 बार हो जाएगा, इसका गुणा कर लीजिए, तो 0 3 एकम 3 3 छंग 18। यानी कि अगर हम इकाई अंकों को सबको जोड़ देंगे जो इकाई की तरफ लिखे हुए हैं, कहां से, इस पूरी सीरीज में जितने भी इकाई के अंक लिखे हुए हैं अगर उनको हम सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या ही आएगा, 1830 आएगा। बोलो ठीक है। अब इसके बाद जो दाही वाले अंक है उनके ऊपर बात करते हैं, यानी कि 10th डिजिट जो दाही के अंक है। अब देखिए जो दाही के अंक है ना, अगर उनको हम देखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, दाही वाले अंक, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, उसके बाद फिर ये 11 12 से शुरू होंगे, लेकिन उसको हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। कैसे इंक्लूड कर लिया, जरा थोड़ा सा समझना। जैसे ये 201 से लेकर 209 तक, यहाँ पर सारे के सारे दाही के अंक 0 होंगे। उसके बाद जब ये 210 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 260 तक, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 0 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 0 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो बच्चे दाही वाले जो अंक होंगे वो तो 0 ही काउंट होंगे ना, दाही के अंक हर बार क्या होंगे, 0 काउंट होंगे, और 0 एक बार काउंट हो या 60 बार काउंट हो वो रहेगा 0 ही। अब इकाई के अंक हो गए, सैकड़े के अंकों की बात करते हैं। क्यों ये निकाल रहे हैं, क्योंकि नियम ये कहता है अंकों का योगफल जो है वो अगर 9 से विभाजित होता है तो संख्या में 9 की डिविजिबिलिटी चेक हो जाती है। अब अगर सैकड़े के स्थान पर देखें तो हर बार 2 है, 2 2 2 2 2, और कितनी बार है, 60 बार है। यानी कि इकाई सैकड़े के स्थान पर अगर सभी अंकों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 120 आएगा। अब अगर हम टोटल को जोड़ते हैं तो हमारे पास 1830 प्लस 120 का मतलब हो जाएगा 1950। अगर हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1950। मतलब अगर मैं 201 से लेकर 260 तक क्रमागत अगर लिखी है, इन सभी के अंकों का योग निकालूंगा तो हमारे पास इन अंकों का योग क्या आएगा, 1950 आएगा। अब 1950 में अंकों का योग क्या आएगा, 1 + 9 + 5 + 0, जिसमें 9 तो 9 से खत्म हो जाएगा तो हमारे पास 6 बचेगा, और जो 6 बचेगा ना वही हमारा शेषफल भी होगा।
जो 6 बचेगा वही बच्चे क्या होगा, शेषफल होगा। इसमें जो आंसर पूछ रहा था कि शेषफल क्या रहेगा, तो वो 6 रहेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है, लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का। और आपको ये दिख रहा है कब पूछा गया, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 12 दिसंबर 2017 को बैच 2 वाले एग्जाम में इसको पूछा गया। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन, मजेदार जिसे कहते हैं, ठीक है। 250 में कितने विभाजक हैं, टोटल विभाजक की संख्या पूछ रहा है, यानी टोटल डिवाइजर पूछ रहा है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, उसको जरा आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर डिवाइजर की कुल संख्या निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जरा समझो, ठीक है। और देखो, विभाजक की संख्या के लिए विभाजक यानी कि डिवाइजर्स, समझिएगा इस सवाल से ही, डिवाइजर्स। डिवाइजर्स के लिए आपको सबसे पहले जो संख्या दी है, जो नंबर दिया है, उस नंबर को आप किस फॉर्मेट में तोड़कर लिखोगे ये समझ लो। उस नंबर को आप a की पावर m इंटू में, b की पावर n इंटू में, c की पावर r की फॉर्म में ब्रेक करके लिखोगे, इसमें तोड़कर लिखोगे। इसमें आपको ये याद रखना है कि a, b और c जो है ये हमेशा अभाज्य संख्याएं ही होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, ये हमेशा अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अब यहां से बातों को शुरू करते हैं, सिलसिले को शुरू करते हैं, अब देखते चलिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें पूछा जाता है कि गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। सबसे पहले लगभग यही पूछते हैं, गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। इसको कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि भाजकों की कुल संख्या क्या होगी, ठीक है, जैसे अभी आपको दिखा था। गुणनखंडों की आपसे कुल संख्या पूछेगा, या गुणनखंडों की जगह कभी आपसे भाजक भी लिख सकता है, गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। जब कभी आपसे पूछ दे गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी, तो जो घात लगी है ना, उसमें एक जोड़ते हुए आपस में गुणा कर लेंगे। एक जोड़ते हुए क्या कर लेते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं, तो हमारे पास गुणनखंडों की कुल संख्या आ जाती है। उसके बाद आपसे दूसरा सवाल इसमें यह पूछ सकता है, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ द इवन डिवाइजर्स, सम गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी, ये भी पूछ सकता है, पूछता भी है, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आप इसको 2 के मल्टीपल में बना लीजिए, और बाकी फिर वही करना है कि पावर प्लस 1 और आपस में गुणा। आगे क्या करना है, पावर प्लस 1 और आपस में गुणा, जैसे अभी आपने ऊपर देखा, और फिर उसके बाद आपस में गुणा। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से मतलब बहुत ज्यादा ध्यान से, ठीक है। तीसरा पॉइंट कभी पूछ सकता है, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। और अगर भी आपसे पूछता है विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आप लिखोगे टोटल गुणनखंडों की संख्या में से अगर हम सम गुणनखंडों की संख्या को घटा देते हैं, तो हमारे पास विषम गुणनखंडों की संख्या हमारे पास निकल कर आती है। एक सवाल से भी मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले जो बता रहा हूं उसको देख लीजिए। आपसे यहां पे पूछ सकता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ये भी पूछ सकता है। और यदि आपसे पूछे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो जो पावर है ना उनको बस जोड़ देना है, m प्लस n प्लस r, ठीक, ये पूछ सकता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो जो घात लगी है उनको जोड़कर लिखना है आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक। आपसे पूछ सकता है गुणनखंडों का योग क्या होगा, सम ऑफ द डिवाइजर्स, गुणनखंडों का योग पूछ सकता है। अगर आपसे पूछता है गुणनखंडों का योग क्या होगा, सम ऑफ द डिवाइजर्स क्या होगा, तो आपको कैसे करना है, जो पावर है ना, जैसे a की पावर m लिखी है, तो आपको a की पावर 0 से शुरू करना है, प्लस a की पावर m प्लस a की पावर 2, और सो ऑन कहां तक जाना है, a की पावर m तक जाना है। आगे गुणा का निशान, अगला जो लिखा है उसको भी ऐसे ही लिखना है, जैसे b की पावर n लिखा है, तो आपको b की पावर 0 से शुरू करना है, फिर b की पावर 1, फिर b की पावर 2, और कहां तक लिखना है, b की पावर n तक, आपस में गुणा कर लीजिएगा। ऐसे जितने भी वो लिखी हैं, जैसे आगे c की पावर r लिखी है,
तो c की पावर 0 से शुरू करिए, c की पावर 0, c की पावर 1, c की पावर 2, सो ऑन डैश 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 डैश। ये भी आपसे पूछ सकता है कि इसमें जितने भी सम गुणनखंड हैं उनका योग क्या होगा, या विषम गुणनखंड है उनका योग क्या होगा, वो बहुत डिटेल चला जाता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ लिखा दे रहा हूँ। कभी कभी आपसे पूछ सकता है पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ये पूछता है बहुत है। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो जब कभी भी पूछे कि पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो जो घात है उस घात को 2 से भाग देकर 1 जोड़ना है, उस घात को 2 से भाग देकर 1 जोड़ना है और आपस में गुणा कर लेना है। अगर आपसे पूछ देता है पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछ देता है तो भी टेंशन की बात नहीं है। जो पावर दी है आपकी बार उसमें 3 से भाग देकर 1 जोड़ लेना है, और जितने बार ये कंप्लीट डिवाइड होगा उसी से मतलब रखना है, आगे से नहीं, ठीक है। n/3 + 1 होगा और यहाँ पर r/3 + 1 होगा, ये याद रखना है, इतनी सारी चीजें, ठीक। अब जैसे हमारे पास एक सवाल है, मान लीजिए, देखिए मैं आपको एक सवाल से एग्जांपल से बता देता हूँ। जो यही सवाल था 250 में कितने विभाजक हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास एक सवाल है कि 250 लिखा है। अब 250 को अगर हम इस फॉर्मेट में पहले लिखें तो कैसे लिखेंगे। 250 का मतलब होता है 25 × 10, तो 25 का मतलब 5 × 5 और 10 का मतलब 5 × 2, यानी कि ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास 2 की पावर 1 गुणे में 5 की पावर 3। नीचे जो चीज लिखी हैं उनको देखिए तो वो हमारे पास अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी, तो गुणनखंडों की अगर हमें कुल संख्या निकालनी है तो जो घात है उसमें 1 जोड़ना है और आपस में गुणा कर लेना है। 1 + 1 और 3 + 1, 1 + 1 2 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, इन दोनों का गुणा 4 × 2 का मतलब टोटल गुणनखंड कितने होंगे, 8 होंगे। बहुत ध्यान से सुनना है आपस में। दूसरा कह रहा है मान लीजिए कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। सम गुणनखंड का मतलब इसको आपको बनाना है 2 के मल्टीपल में, तो 2 × 5 की पावर 3 होगा या नहीं होगा, बोलो हाँ। 2 × 5 की पावर 3। अब 2 गुणा जो है ना ये आपको बता रहा है कि ये सम गुणनखंड बन गए, बाकी कुछ नहीं करना है। जो घात दी है उसमें 1 बढ़ा दीजिए, तो घात 3 दी थी तो उसमें 1 बढ़ा दीजिएगा तो आ जाएगा 4। यानी अगर ये पूछता कि इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो 4 है। अगर पूछ देता है विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो टोटल 8 थी, उसमें सम की 4 को घटा देंगे तो विषम गुणनखंडों की संख्या भी 4 होगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए आपको क्या करना है, जो पावर दी है उनको सिंपली जोड़ते हुए चलना है। तो 1 + 3, 1 + 3 का मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4 हो जाएगी। गुणनखंडों का अगर योग पूछता है तो योग निकाल लेंगे। देखिए जरा, 2 की पावर 1 है, शुरुआत कहां से करोगे, 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 तक गुणे में 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2 + 5 की पावर 3। 2 की पावर 0 1 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, गुणे में ये 1 हो गया, ये 5 1 6 हो गया, 6 और 25 31 हो गया, 31 और 125, 31 + 125। तो अगर इनको जोड़ लेंगे तो हमारे पास बच्चों 156 आ जाएगा। तो 156 यहाँ हो गया। अब 156 × 3 करिएगा तो 450 और 18 468 हो जाएगा। यानी इनके सभी गुणनखंडों का जो योग होगा वो 468 होगा, ठीक है। अगर पूछता पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी है, जो पूर्ण वर्ग है, तो घात में 2 से भाग देना। जैसे एक घात थी 2 से भाग देकर 1 जोड़ेंगे, उसके बाद घात 3 थी, इसमें 2 से भाग देकर 1 जोड़ेंगे। 1 को 2 से भाग दोगे भाग जाएगा क्या, आप बोलोगे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो 0 बार जाएगा, यानी यहाँ पर 1 ही रहेगा। ये 1 बार जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी पूर्ण वर्ग गुणनखंड इसमें कितने होंगे, 2 होंगे। इसी प्रकार से पूर्ण घन गुणनखंड में 3 से भाग देकर 1 जोड़ते हुए चलना है। बात समझ में आ गई। ये सारी बातें आपको याद रखनी है।
क्योंकि एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपसे बोला नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम में ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है, खास तौर पर विभाजक की संख्या निकालने में। इसको याद रखें और कई बार रिवीजन करें। जैसे मैंने यहाँ पर आपका एक बार रिवीजन करा दिया, आपको ये रिवीजन के तौर पर एक बार दो बार नहीं, कई बार याद रखना है, कई बार याद रखना है। तो जब आप कई बार याद रखोगे तो ये कई बार रिवीजन होगा, और कई बार रिवीजन होगा तो फिर ये मतलब परमानेंटली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, नोट करिएगा। आगे बढ़ता हूं सवाल पर। तो इस सवाल में हमसे जो पूछा गया था, जैसे इस सवाल में पूछा गया था कितने विभाजक हैं, तो टोटल कितने विभाजक थे? 8। ठीक है, कौन सा सहअभाज्य युग्म है? चलिए अब सहअभाज्य के विषय में भी आपको जानकारी देनी पड़ेगी। देखिए जरा सहअभाज्य के विषय में भी आपको जानकारी दे देता हूं, कौन सी संख्याएं सहअभाज्य होती हैं जिसे हम लोग को-प्राइम कहते हैं। सहअभाज्य संख्याएं कुछ बच्चों को आप में से पता होंगी, कुछ को नहीं पता होंगे। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए जानकारी, और जिनको पता है उनके लिए रिवीजन। को-प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? पहला पॉइंट हमेशा याद रखना कि दो लगातार संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। दो लगातार संख्याएं जो होंगी वो आपस में को-प्राइम नंबर्स होते हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे अगर मैंने बोल दिया 5 और 6, तो 5 और 6 आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट बच्चे, एक सम संख्या हो और एक विषम संख्या हो तो ये दोनों भी सहअभाज्य संख्याएं होंगी। एक सम संख्या और एक विषम संख्या हो तो ये भी आपस में क्या होंगी? सहअभाज्य होंगी, को-प्राइम होंगी। याद रखने हैं, सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन याद रखने वाली हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अगर दोनों ही हमारे पास विषम संख्याएं हैं, दोनों ही हमारे पास क्या है? विषम संख्याएं हैं, तो दोनों ही विषम संख्याएं भी क्या होंगी? सहअभाज्य संख्याएं होंगी। ये भी क्या होंगी? सहअभाज्य ही होंगी। ठीक, तीसरा पॉइंट, अगर दोनों हमारे पास प्राइम नंबर हैं, यानी कि अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या हो और दूसरी भी अभाज्य संख्या ही हो, एक अभाज्य हो और दूसरी भी क्या हो? अभाज्य हो, तो भी क्या होगा? ये दोनों ही को-प्राइम नंबर कहलाएंगे, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं ही कहलाएंगे। को-प्राइम नंबर कहलाएंगे, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। अगला पॉइंट, अगर एक संख्या भाज्य हो और एक अभाज्य हो तो भी वो क्या कहलाएंगे? को-प्राइम नंबर। अगर एक संख्या क्या हो? भाज्य संख्या हो, यानी कि कंपोजिट नंबर हो, और दूसरी संख्या अभाज्य संख्या हो, एक भाज्य हो और एक क्या हो? अभाज्य हो, तो भी ये क्या कहलाएंगे? सहअभाज्य संख्याएं ही कहलाएंगे। तो भी क्या कहलाएंगे? सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। अब आपको सहअभाज्य यानी को-प्राइम नंबर्स के लिए इतनी बातें याद रखनी है कि सहअभाज्य संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। ये सारे पॉइंट याद रखना है। अब देखिए जरा क्या हो सकता है। क्या पहला पॉइंट जो है ये सहअभाज्य हो सकता है? नहीं सर, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। अच्छा, मेन पॉइंट एक और बता देता हूं, सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है। HCF 1 होने का मतलब उसमें जो कॉमन संख्या होगी, जो कॉमन नंबर होगा उन दोनों में, वो हमेशा 1 होना चाहिए। 1 के अलावा अगर कुछ भी कॉमन होता है तो वो क्या होंगी? सहअभाज्य नहीं होंगी, को-प्राइम नहीं होंगी। जैसे इसमें ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो ये को-प्राइम नहीं है, ये सहअभाज्य नहीं है। 23 गुणे 4 92 होता है, ये भी सहअभाज्य नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना। ये 24 है, ये हमारे पास कितना है? 351, ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, ये भी सहअभाज्य नहीं है। लेकिन 18 और 35, एक संख्या सम संख्या है और एक संख्या विषम संख्या है, ये हमारी सहअभाज्य संख्याएं होंगी। ये क्या होंगी? सहअभाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसमें 1 ही कॉमन है, 1 के अलावा कुछ कॉमन है ही नहीं। 1 ही कॉमन है, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। इसीलिए कौन सा जोड़ा, कौन सा आंसर? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा क्या होगा? को-प्राइम नंबर होगा, सहअभाज्य संख्याएं होंगे। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट आइए। मान लीजिए कि पी क्यू आर विशिष्ट पूर्णांक है, आर एक धनात्मक सम पूर्णांक है, पी और क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक है। निम्नलिखित व्यंजक में कौन सा सत्य नहीं हो सकता है? आर एक धनात्मक सम पूर्णांक है, तो अगर आर एक धनात्मक सम पूर्णांक है तो 2 ले लेते हैं,
और p और q धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, तो p और q धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो 1 और 3 ले लेते हैं। कौन सा सत्य होगा वो हमको देखना है। पहला, q का मान कितना है, 3 है, तो q का मान हो गया 3। p माइनस आर, तो p 1 में से r को माइनस करेंगे, -2 आएगा, और ये -2 हमारे पास -6 होगा। देखिए 6 तो सम है, लेकिन माइनस है तो भी सम संख्या ही होगी। अगर आपसे कहें -6 क्या है, तो आप बोलोगे -6 जो है वो एक सम संख्या है, विषम नहीं है। क्या है, एक सम संख्या है। तो ये विषम कह रहा था, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा p माइनस आर का होल स्क्वायर, p माइनस आर का होल स्क्वायर, यानी कि -1 का होल स्क्वायर, और -1 का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा। +1 एक विषम संख्या है, ये सम कह रहा था, तो ये भी गलत हो गया। तीसरे पर आइए, क्यू स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर यानी कि 9। आगे है p माइनस आर, यानी कि 1 - 2 यानी -1, तो ये हमारे पास आ गया -9। और -9 एक विषम संख्या है, बात सही है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। डी को अगर आप चेक करोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे आर का मान कितना है, 2 है। अब 2 का गुणज, अब आगे कह रहा है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, p मतलब 1 माइनस क्यू यानी -2 का होल स्क्वायर, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। और 4 दूनी 8 एक सम संख्या है, क्या आप बोलोगे है। q का मान हमारे पास 3 था, 3 का स्क्वायर कर देते हैं, p माइनस आर का मतलब -1, और ये गुणा करोगे तो -9, ये भी विषम है। r का मतलब हमारे पास क्या हो गया, r का मतलब हो गया हमारे पास 2, और p माइनस क्यू का मतलब हो गया -2, तो -2 का होल स्क्वायर किया तो 4, 4 दूनी 8। यानी इन अगर हम वैल्यू को देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों आंसर आ रहे हैं ना। ऑप्शन सी भी आंसर सही हो रहा है, ऑप्शन डी भी हो रहा है। अब इनकी जगह कोई दूसरी वैल्यू डाल लो। मान लो कि r का जो मान है वो एक धनात्मक संख्या के रूप में आप 5 डाल लीजिए, ठीक है। p का मान जो है इसके लिए 3 डाल लीजिए, और जो q का मान है वो 7 डाल लो। दोनों विषम होने चाहिए, बोलोगे हाँ। अब चेक कर लो, जैसे यहाँ पे था क्यू स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर 49, फिर था p माइनस आर, तो p माइनस आर का मतलब हो जाएगा -2, और 49 दूनी 98 होगा -98। ये कह रहा था विषम है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सम आ रहा है, तो इसका मतलब सी जो है वो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। तो आप बोलोगे डी सर आपका 100% आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा 100% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, शुड बी राइट, राइट नहीं शुड बी राइट, ठीक है। बोलो, क्लियर हो गई बात। नोट करिए पहले इस बात को। अगर एक वैल्यू से हमें आंसर नहीं मिल रहा है, मान लीजिए एक प्रकार की वैल्यू आपने डाली और उससे आंसर नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप दूसरे प्रकार की वैल्यू डाल के चेक कर लो, कोई कठिन बात तो होगी नहीं। और इसमें क्या ही कठिन बात होगी भाई, सिंपल सी तो बात ही थी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 3 की पावर 16, 3 रूट 16 कैसी संख्या है। तो बच्चा 3 रूट 16 का मतलब क्या है, रूट 16 का तो मतलब यही है ना कि ये 3 गुणे 4 हो गया, और 3 गुणे 4 मतलब 12 है। 12 को आप 12/1 लिख सकते हो, और जब 12/1 लिखोगे तो ये p बटे q की फॉर्म में आ जाएगी। और बच्चे यहाँ पर q 0 के बराबर भी नहीं है, तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है ना, ये हमारे पास बिल्कुल एक परिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि जिस संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो सारी की सारी परिमेय संख्या होंगी, ठीक। आगे परिमेय संख्या के साथ साथ 12 जो है एक पूर्णांक भी है, कंप्लीट पूर्णांक है भी, तो आप बोलोगे 12 पूर्णांक है, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। और याद रखना, याद रखिएगा कि भाई कोई भी पूर्णांक हमेशा, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, कोई भी पूर्णांक हमेशा परिमेय संख्या होगा ही होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है, ये जरूरी नहीं कि कोई भी परिमेय संख्या हमेशा पूर्णांक हो। जैसे आप कोई भी पूर्णांक लिखिए, मान लीजिए मैं ये बता रहा हूं, कोई भी इंटीजर जो होगा, ऐसे आप समझना, कोई भी इंटीजर जो होगा कोई भी इंटीजर जो होगा वो हमेशा परिमेय संख्या होगी, यानी कि रेशनल नंबर होगा ही होगा, रेशनल नंबर होगा ही होगा। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है, जरूरी नहीं कि कोई भी परिमेय संख्या हमेशा पूर्णांक हो, ये बात सत्य नहीं होगी। क्लियर, वेरी गुड। कौन सी संख्या, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या ऋण संख्या है। ऋण संख्या का मतलब समझते हैं, एक ऋण संख्या होती है, एक यौगिक संख्या होती है। ऋण संख्या का मतलब ये हमसे अभाज्य संख्या की बात कर रहा है,
और अभाज्य संख्या के लिए डिटेल प्रोसेस में आपको पीछे कई सारे क्वेश्चन आए हैं, उसमें बता चुका हूँ। अभाज्य संख्या पूछ रहा है, 39, 51, 27 ये सब भाज्य हैं, तो हमारे पास अभाज्य संख्या कौन सी है? 47 है। 11,025 के गुणकों की संख्या ज्ञात करनी है। अभी मैंने आपको सवाल बताया था, देखो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 11,025 को 5 का गुणन, तो 5 का गुणन देखोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 पचम 25 हो जाएगा। ये 5 तो था ही, फिर से 5 का गुणन देखेंगे तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 एकम 5, ये हो गया 5 का स्क्वायर। 41 को आप लिख सकते हो 21 का होल स्क्वायर, और 21 का होल स्क्वायर का मतलब 3 का होल स्क्वायर और 7 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा उसी फॉर्मेट में ब्रेक होकर आ गया जिसमें नीचे की सारी संख्या अभाज्य संख्या है। अब सबके पावर में क्या करना है? सिर्फ एक एक जोड़ना है। जैसे 2 था तो 3 हो जाएगा, 2 था तो 3 हो जाएगा, 2 था तो 3 हो जाएगा, और आपस में गुणा कर देना है। और जब इन सभी का गुणा करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो कुल भाजकों की संख्या होगी, या कुल डिवाइजर्स जो होंगे, या कुल गुणक जो होंगे, या कुल गुणनखंड जो होंगे, वो 27 होंगे। क्लियर है? अंतिम 2 अंक ज्ञात करने हैं इसके। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है बच्चों। देखो मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हम अगर ये लिखें कि 56 गुणे में, बहुत ध्यान से सुनना, 56 गुणे में 125, तो इसकी इकाई में 6 है, इसकी इकाई में 5 है। यानी जब किसी एक सम संख्या का गुणा, बच्चे ध्यान से सुनना, जब किसी भी एक सम संख्या का गुणा 5 में करते हैं तो इसके गुणज में हमेशा एक जीरो आएगा ही आएगा, आना तय है। मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। जैसे मैंने कहा कि 2 का गुणा हम 5 में करते हैं, तो 5 दूनी 10, जितनी पावर 2 की है, जितनी पावर 5 की है, कॉमन पावर, उतने जीरो आपको मिलते हैं, 10 मिले। मान लीजिए अगर हम 2 की पावर 2 लिख देते और 5 की पावर भी 2 लिख देते तो ये हो जाता 100। यानी जितनी बार सम संख्या का गुणा 5 में होगा और उनकी जो कॉमन पावर होगी, कॉमन पावर, उतने जीरो आपको आखिरी की तरफ दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पावर 2 थी तो यहाँ पर हमें 2 जीरो दिखाई दे रहा। तो एक बात तो यहाँ से समझने में आ गई ना कि 125 एक विषम संख्या है, पावर में 4 है, 24 है। 56 एक सम संख्या है, पावर में 20 है। यानी कॉमन पावर अगर देखें तो कॉमन पावर भी तो 20 दिख रही है। यानी आखिरी की तरफ से 20 जीरो तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। इकाई की तरफ से 20 जीरो तो दिख ही रहे हैं, और आखिरी की तरफ अगर 20 जीरो दिख रहे हैं तो हमें तो सिर्फ अंतिम 2 ही अंक पूछ रहा था ना, तो अंतिम 2 अंक क्या होंगे? 0 0 तो ही होंगे। ये बात समझनी थी बस, कोई था ही नहीं सवाल में। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर था, जो यूपी पुलिस के लिए था, उसके प्रीवियस जो भी क्वेश्चन थे 2017 से लेकर 2022-23 तक, वो सारे मैंने आपको करा दिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। अगले चैप्टर में जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित होगा, मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है? तब